आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत वज़ीरिस्तान अमन मार्च की इजाज़त नहीं दे रही। बैरिस्टर मसूद कौसर खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो ये कहते हैं कि हम तो क्या कबायली भी इन्हें हिफाजत यानी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। आज हम ये बात करेंगे क्या ये अमन मार्च हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम मार्च तो नहीं बनने जा रहा। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है। क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस जज्बे से खेला था, क्या वो परफॉर्मेंस आज दे पाएगा? क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों में वो जोश और जज्बा आप देख पाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि क्या आज के मैच में आप समझते हैं शाहिद आफरीदी की कारकर्दगी इनके करियर पर असरअंदाज हो सकती है? हमारे सवाल का जवाब दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए अपने सवाल का जो जवाब हमारे फ़ोन में हमारे प्रोग्राम में शामिल कीजिए। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले आज की और जो अहम खबरें हैं हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले काजी सबसे पूछते हैं। शाजिया, आगाज़ में एक बड़ी आई ओपनिंग एक रिपोर्ट आई है और औरतों के हवाले से है। एक सेमिनार में बताया गया कि 40,000 औरतें सीने के सरतान का शिकार होकर जहाँ भाग हो जाती हैं एक साल में। और हमारे यहाँ जो इसका इंसिडेंस है या ये जो मर्ज़ है ये 100 में से 9 ख़वातीन को लाहक है। तो मैं इस पर बात करूँगा। एक तो टैबू बना देते हैं हम इन बीमारियों को, बच्चियों को बताना चाहिए और कैसे वो अपनी ज़िंदगी हम उनकी जो है उस पर बात करूँगा। और फिर कराची से ये भी दूसरी खबर भी कराची से ही आई है कि 2500 बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं वो डायरेक्टर रेट ऑफ कॉलेजेस में गए हैं और उन्होंने कहा कि हमें कोई अगर कॉलेजेस हमारे घरों के करीब हैं तो आप दाखिला दे दें, वरना हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे। तो एक हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी इतना बड़ा जो है रूसुल बिलाद जिसे कहते थे, वहाँ इतनी अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत है। और ज़ाहिर है जो इससे पहले वाक़यात हुए हैं बच्चियों के साथ जो है वो ज़्यादती के वाक़यात सामने आए, उसके बाद हमने देखा औरतों को अगवा भी किया गया। इस पर बात करूँगा। और फिर IMF की एक रिपोर्ट आई है जो उसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एरिक ब्लैंचर्ड। उन्होंने कहा है ये रिसेशन 2018 तक रहेगा। इसके क्या नतीजे पहले ही निकल रहे हैं। कल इंडोनेशिया में 20 लाख लोग सड़कों पर थे और काम छोड़ चुके थे। इंडिया में ग्वालियर से एक जुलूस निकल के जा रहा है, क्या हुआ? ईरान में जो हो रहा है इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा, बड़ा ही मार्कतुल आरा इलेक्शन आ रहा है इस संडे को। ह्यूगो चेवेज़ का इलेक्शन है और वो 6 साल की टर्म के लिए लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया ख़ास तौर पर वेस्ट उनके खिलाफ खड़ा है। उन्होंने क्या अचीव किया अब तक, लोगों को क्या दिया, इल्ज़ामात उन पर क्या है और असल में स्टेक पे क्या है? स्टेक पे है 500 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल, प्रूवन ऑयल। तो वो क्या खेल है? इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पे बात करेंगे। ठीक है जी समी साहब। शाजिया, मैं जो स्टोरी पिकअप की है वो है फोर्ट मनरो से। कुछ अरसा पहले वहाँ पर कुछ एहलकारों ने ज्यादती की थी कुछ खवातीन के साथ। तो कल उसका फैसला आया मुकदमे का और उन मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया इस बुनियाद पर कि जो खवातीन थी उन्होंने उनकी शनाख्त से इनकार कर दिया। फिर साथ ही चीफ जस्टिस साहब की भी स्टेटमेंट आपने भी सुनी कि अदलिया पर हर तरफ से, कानून की हुक्मरानी पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। तो इस पर आज बात करेंगे कि ये कानून पर की हुक्मरानी पर जो हमले हैं, ये इस तरह के केसेस के जो फैसले हैं वो किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं और दूसरे इसमें क्या पहलू हैं। फिर एक वफाकी हुकूमत लगता है और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक और स्टैंड ऑफ हो गया, क्योंकि ओगरा के साबिक चेयरमैन तौकीर सादक के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो पंजाब के में गवर्नर हाउस में छुपे हुए हैं और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि अगर 2-3 दिन के अंदर उन्हें हमारे हवाले नहीं किया गया तो हम जाएंगे अंदर, गवर्नर हाउस के पुलिस भेजेंगे, उनको पकड़ेंगे और इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब जो लतीफ़ खोसा साहब उन पर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे इस चीज़ का। तो आज इस पर देखेंगे कि ये क्या रिश्तेदारी है, क्या पर्दादारी है, क्यों तौकीर सादक साहब पंजाब के गवर्नर हाउस में छुपे हुए हैं। और फिर मैं एक यहाँ से मुजफ्फरगढ़ से फिर एक बड़ी दर्दनाक खबर है कि 8 मेहनत कश थे उनके, गए हुए थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, गुज़श्ता 6-7 माह से लापता थे। अब उनके लवाहिकीन को एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है कि अगर अपने इन 8 बंदों को, अपने प्यारों को आपने दोबारा देखना है तो 4 करोड़ रुपए तावान हमें दे दें। तो दिहाड़ीदार है जो, वो बेचारा किस तरह 4 करोड़ रुपए तावान का बंदोबस्त करके उनको रिहा कराएगा। तो साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर वो 4 करोड़ नहीं दिए तो ईद उल ज़ुहा के मौके पर
उनकी जो मैयतें हैं वो ख़ानदान को दी जाएंगी, इस पर बात करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदारती पहला मुबाहिसा आज जारी है। रिपब्लिकन यानी मिट रोमने और डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार बराक ओबामा के दरमियान। तो हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस सलीम वहाँ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि कौन इस मुबाहिसे में ज़्यादा मकबूल रहा और किसका पल्ला ज़्यादा भारी रहा। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पहला अमरीकी सदारती मुबाहिसा हुआ बराक ओबामा और मिट रोमनी के दरमियान। कौन अवाम में ज्यादा मकबूल रहा? अवैस सलीम हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अवैस, कौन अवाम के दिल जीतने में कामयाब हुआ इस मुबाहिसे में? मुबाहिसा कैसा रहा? जी शाजिया, अभी एक महीना जबकि रह गया है सदारती इलेक्शन में, 6 नवंबर को ये इलेक्शन होने वाला है और आज पहली डिबेट थी। आम ख्याल ये जाहिर किया जा रहा था कि सदर ओबामा इसको डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे और वो मिट रोमनी को अपने दलाइल से दबा लेंगे। ख़ास तौर पे उस वक्त जब मिट रोमनी का जो 47% अमेरिकन के हवाले से एक रिमार्क है कि वो उन्हें उनकी परवाह नहीं है, वो पिछले दिनों में बहुत कोट होता रहा है। लेकिन मुबसरीन का यहाँ पे यही ख्याल है कि इकॉनमी के मामले पर, टैक्सेस के मामले पर और ख़ास तौर पर हेल्थ केयर के मामले पर मिट रोमनी ने सदर ओबामा के दलाइल का खासा सख्त मुकाबला किया है और ये रेस इसके बाद आगे चलते हुए आगे, क्योंकि 2 और डिबेट्स होनी है, खासी और इंटरेस्टिंग होगी। तो इसका मतलब है ओबामा मिट रोमनी को डोमिनेट आज नहीं कर सके? जी हाँ, आम ख्याल तो यहाँ पे यही जाहिर किया जा रहा है और लोगों को लगता है कि इस तरह जो सदारती इलेक्शन है वो आने वाले दिनों में मजीद सख्त सूरत इख्तियार करता जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस सलीम आपका। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन मजीद ज्यादा मकबूल होते हैं अमरीकी मामले। हम आते हैं अपनी पाकिस्तान की खबरों की तरफ। सबसे पहले हमने आज बात करनी है अमन मार्च की। डॉक्टर आरिफ अलवी जो है सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि हमें हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं कबायली भी इजाज़त नहीं दे सकते, वो प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकते। तो क्या ये अमन मार्च इस तरह से कामयाब हो जाएगा समी साहब? बज़ाहिर तो एक मुझे तसादम की सूरत नजर आ रही है, क्योंकि ये डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया है ये मैसेज कि हमें ये कहा गया है कि आप अमन मार्च नहीं कर सकते, हम आपको सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते और गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल डिटर्मिन है, हम जाएंगे अमन मार्च पे और बिल्कुल तहरीक इंसाफ का जो सुनामी है वो वज़ीरिस्तान पहुंचेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बज़ाहिर ये एक तसादम की सी सूरत हाल है और उसमें तहरीक इंसाफ डिटर्मिन लगती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको रोकने की कोशिश कर रही है तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। अगर हम बलूचिस्तान में सियासी हल की बात कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल एरिया जो है वहां से अगर उनका ये जाता है एक पब्लिक रैली, एक पॉलिटिकल रैली, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनको फराहम करना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है क्योंकि वो जो इलाका फेडरल एरिया है उसको हमने तमाम लोगों के लिए, जो जर्नलिस्ट हैं या और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, आम बंदे हैं, उनके लिए वो वहां पर नहीं जा सकते। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हुकूमत तो बाद में जिम्मेदारी नहीं लेगी, वो तो कहेगी हमने मना किया था जाने से। देखें, वो जो अमन मार्च है वो बेसिकली वो जो इवेंट्स, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो वहां पर एक फजा बताया जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए। ड्रोन अटैक्स की वजह से उस इलाके में एक एहसास महरूमी है, लोगों के नफरत के जज्बात हैं। लेकिन पाकिस्तान से अलहदगी की बात अभी कोई नहीं कर रहा। कल भी हमने जिक्र किया था क्रिकेट मैचेस पे, वहां पर जो इतना ज्यादा पाकिस्तान की टीम के जीतने की खुशी है, इससे जाहिर है कि वो लोग पाकिस्तानी हैं। तो अगर ये एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया इमरान खान साहब ने वहां जाने का, तो बजाय इसके कि हुकूमत इनको रोके, वो बंदोबस्त करे कि जो ऐसे अनासर हैं जो पब्लिक रैलीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुकाबला करे। इमरान खान साहब का इनिशिएटिव हो तो कैसा, मेरा ख्याल एक अच्छा इनिशिएटिव है। और ये शायद इसीलिए भी लिया कि वहां के महसूद कबाइल ने वेलकम किया है कि आप आए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। मेरे ख्याल में इसकी एक सिंबॉलिक हैसियत भी है। और इसकी सिंबॉलिक हैसियत इसलिए बढ़ गई है कि ये जो एक वहाँ तंजीम है पिंक कोड पिंक, उसकी जो 35 औरतें यहाँ पे खवातीन आई हैं, इसकी एक और अहमियत भी ये है कि उन्होंने आज ये गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि वो भूख हड़ताल भी करेंगी शायद एम्बेसी के सामने या कहीं। तो इसकी एक सिंबॉलिक हैसियत है। और दूसरी ये है कि जो तहरीक इंसाफ है उसको भी एक इशू में, इशू तो ये जेन्युइन है, लोगों का है, बिल्कुल भी है, लेकिन उसकी वो पॉलिटिकल गेन्स भी करेगी, दोनों सूरतों में करेगी। उसे रोका जाता है तब भी करेगी, अगर वो चली जाती है तो तब भी। खतरा तो हर जगह, खतरा लाहौर में नहीं है,
यहाँ देखिए अभी खुदा का शुक्र है कि यहाँ हम ठीक बैठे हैं, वरना जहाँ बैठे हैं इसके इर्द गिर्द नवाब में कहाँ या ISI के बाद धमाका हुआ, हम उधर दफ्तर में वहीं करीब ही बैठे थे। तो खतरा तो हर जगह पे है। और दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि टेसिटली, ये जिस तरह र्यूमर्स होती है ना, खबरें, कि जी जो हमारे अस्करी जो हमारा शो हैं लोग उनको इनकी हमायत हासिल है कि ये होना चाहिए। तो ये भी एक रंग दिया जा रहा है, सही या गलत हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये गेन करेगी PTI। ड्रोन तो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, अमन मार्च करने का मकसद क्या, मैसेज किसको देंगे? ड्रोन अटैक तो नहीं रुकेंगे? नहीं, ड्रोन अटैक से मैं बताऊं कि एम्बेरसमेंट बढ़ती जा रही है अमेरिका के लिए और बाराक ओबामा के लिए भी खास तौर पे। और मैं यहाँ एक और जिक्र कर दूं, देखिए ये जो एक्टिविस्ट आई हैं, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है अमेरिकन अवाम की जो हमारे सामने नहीं है। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और उन्हें सब ड्यू कर दिया गया और उसको सामने न सिलेबस में वो कभी आई। मिसाल के तौर पे वियतनाम में से जो अमेरिका बाहर गया था उसे कोई ताकत मजबूर नहीं कर सकी थी, उसके अपने अवाम ने उसको वहां से बाहर निकाला था। इसी तरीके से वहां की जो एक सिविल एक ताकत है अवाम की, जो पीछे चली गई थी पिछले 15-20 सालों में, वो हम देखते हैं कि माशी दबाव की वजह से, अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से अब वो सामने आना शुरू हो गई है। और जिस तरह ये आई हैं उनकी डिप्लोमेट भी यहाँ बैठी हैं शाम को टीवी, अगर वो आके भूख हड़ताल करती हैं तो आलमी मीडिया इसको और ज्यादा हाईलाइट करेगा। तो मतलब और इसमें हुकूमत को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ड्रोन अटैक्स उस जगह पर हो रहे हैं तो ये एक तासुर वहां पर भी है कि शायद हुकूमत ये उसकी रजामंदी से हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब यहाँ से पब्लिक रैली ले जाके उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पंजाब हो, कराची हो, यानी सिंध हो, बलूचिस्तान हो, अवाम आपके साथ है, हम आपके दुख दर्द में शरीक हैं। और फिर एक इतनी बड़ी पब्लिक रैली वहां पर करने का मकसद अमेरिका को भी ये पैगाम देना है कि आप यहां पर जो हमले कर रहे हैं हम सब इस पर एहतजाज करते हैं, सिर्फ सियासतदान नहीं, हम भी। ये आने का मकसद ये है कि ये जो इन लोगों को आप मासूम लोगों को मार रहे हैं, इस सिलसिले को रोका जाए। अब जो काई साहब ने बात की ना कि मिलिट्री की शायद ऐसा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी उन्हें को हमायत हासिल है, अब उसमें एक बड़ा क्लियर चीज नजर आई है। जनरल इशफाक परवेज कियानी ने मॉस्को जाने से कबल ये स्टेटमेंट दी है। उनका ये कहना है कि जी बलूचिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटलमेंट विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फौज उसको सपोर्ट करेगी। तो मेरा ख्याल है कि फौज इस वक्त जो तमाम पॉलिटिकल एलिमेंट है, जो तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो मामला है सारा, खासतौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ये सिर्फ बंदूक से हल होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो हमायत है फौज की, ये तमाम सियासी जमातों को है, जो भी इनिशिएटिव ले उसकी उनको हमायत हासिल है। तो मेरा ख्याल है कि सिविल जो लीडरशिप है, हमारी जो गवर्नमेंट है, बैरिस्टर मसूद कौसर साहब का ये कहना कि जी कबायल भी नहीं दे सकते, ये तो बड़ी बायसे शर्म उनकी स्टेटमेंट है। उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, क्यों बैठे अगर आप लोगों को प्रोटेक्शन। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने एक तो मान लिया कि हम तो दे ही नहीं सकते ना, हम तो यानी हम जो सिक्योरिटी देने के लिए बैठे हैं, वो गवर्नर हैं, आप गवर्नर हैं, तो उनका भाई हमारे तो हाथ खड़े हैं। और जाहिर है बिल्कुल मैं समझता हूं गवर्नर हाउस भाई सच तो बोल दिया ना उन्होंने, इतना काम तो कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम साढ़े तो ना रहना वाली बात, उन्होंने कहा जी आप अपना, अलबत्ता वो भी नहीं दे सकते। बात ये सिक्योरिटी देने में तो ये कराची में नाकाम हो गए हैं, लाहौर में यहाँ क्या आखिरी खुदा का शुक्र है कि बहुत दिनों से कुछ हुआ नहीं, वो तो है ही। लेकिन मैं समझता हूँ सिक्योरिटी का जो इशू है, अगर ये जाए तो अच्छी बात है, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। हुकूमत अगर आपको टेसिटली अप्रूव करके मरवा रही थी तो हम अवाम उसके साथ नहीं थे ना, हमें बताया गया था। और जैसे वो जो उन्होंने टेस्टिमनी दी है, कल समी साहब ने इसको कोट भी किया, बाज वहाँ के जो सेनेटर्स वगैरह हैं कि जनाब उनको बताया कि जी उनको पता है, उन्हें हम शायद पहले बता भी देते हैं। इन्होंने जो आखिरी बयान दिया था मोहतरमा जो हमारी हैं वजीर खारजा, उन्होंने कहा जी आपके जो मकासद हैं उनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हाँ अलबत्ता जो तरीकाकार है आपका गलत है। भाई क्या तरीकाकार है, उधर से नहीं इधर से ड्रोन मार दें या पहले इतला कर, ये तो इनकी एक मुझे लगता है एक शेडी किस्म का स्टैंस लगता है हमारी गवर्नमेंट का कि ये क्लियर कट खुल के बात नहीं कर सकते। मगर इमरान खान ने कल, इमरान ने जो कल एक बात की, मैं उसकी खास तौर पर उन्होंने कहा जी हम अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो हम उन्हें रोकेंगे जो हमारे पास मीन्स हैं, और आखिरकार हम उसे शूट डाउन करेंगे। तो मेरे ख्याल में पहले सियासतदान है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी, और मुमकिन है इस स्टेटमेंट के बाद IRI का जो अगला सर्वे आए इसमें मजीद उनके वोट कम हो जाए, तो इसका भी बात का इम्कान मौजूद है। देखिए ये बहुत जरूरी है। आपने ये जो काई साहब ने बात की ना,
अगर आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, यही पाकिस्तान की फौज कह रही है कि आप अफगानिस्तान में आप तमाम ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात करें, और जब मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर आप स्ट्राइक्स बंद कर दें। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ से तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ड्रोन मारते जा रहे हैं, और फिर ड्रोन मारने में भी आप बड़े सिलेक्टिव हैं। तो ये जो हिपोक्रेटिक एक अप्रोच है वेस्ट की, इस चीज को खत्म करना चाहिए, और गालिबन यही मैसेज है जो इमरान खान मैं वैसे एक सवाल जो हम में देना चाहते हैं। ये हम स्टोरी कर चुके हैं यहाँ पे, अगर याद हो आपको, कि ये जो आखिरी रिपोर्ट आई थी, मतलब मैं हूँ, समी साहब हैं, आप हैं, हम बच्चों के साथ सेन में बैठे हैं और ऊपर एक ड्रोन घूम रहा, हमें कोई पता नहीं कि कब हमारा बच्चा इसका निशाना बन जाए। लुक एट, हम पहले भी मैं बात कर चुके कि उनकी नफ्सियात आप देखें, उन लोगों के, उनके साथ हम कर क्या रहे हैं, दिया क्या हमने उनको, और अब उस वक्त हर वक्त ड्रोन ऊपर घूम रहे हैं और एट विल वो स्ट्राइक करते हैं, और एक बंदा बैठा हुआ है, वो उधर बर्गर खा के बैठा हुआ, उधर से एक बटन दबा देगा। ऐसी होगा ना अगर मैं विजुअलाइज करूं तो। क्या कौन से स्मार्ट बम बन गए? आज तक कोई चाइना की एम्बेसी पे जाके लगा था यूरोप में बम, कोई स्मार्ट बम्स नहीं है। तो ये एक टेरराइज करने का, रियासतों को गुलाम रखने का एक तरीकाकार नया जो उन्होंने वजह किया, मेरे ख्याल में जो इसका रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में, जो आ रहा है, यमन में हो या कहीं और जहां भी ये सब कुछ करें, ये चलता नजर नहीं आता ये, और खुद इसको रेजिस्टेंस अब आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसको इतनी पब्लिसिटी मिलेगी इन अमेरिकन जो औरतों के आने की वजह से, ये जो एक्टिविस्ट आई हैं, इसको ज़ाहिर है मीडिया उठाएगा, और ये अगर मार्च आधे तक भी चले, हमारी आवाम भी इससे बहुत अगर ये मार्च तैयार है, अगर ये मार्च 25% भी आगे जाता है तो इसे पूरा मीडिया हाईलाइट करेगा, आलमी मीडिया को ये उठाना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाकया जो नहीं होना चाहिए, हमारी दुआ है, हो जाता है तो ये तो फिर और ब्लो अप हो जाएगा कि जी ड्रोन जो है वो किस तरह से लोगों को। अच्छा, इसमें इन्होंने जो बात की ना, बड़ी ये सही बात की, ये पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो लोग ड्रोन हमले कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो कहीं दूर बैठे हुए कंप्यूटर से देख रहे हैं हर चीज़, वो जो खास उसमें वो जो बंदे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो कोई अमेरिकी फ़ौज के एहलकार नहीं है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए हैं, और फिर तीसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने गलती से कहीं पे मारा है तो इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ड्रोन अटैक जो है ये गैर कानूनी है, आप किसी ये कोई मौसर तरीका नहीं है, तो फिर ठीक है। और फिर दूसरी बात यह कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप ड्रोन मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, तो आप वहां पर नफरत क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये दहशतगर्दी की जंग में ये उसको खत्म करने की बजाय वो जो एक सेंटिमेंट है उसको कोई ना कोई ताकतें रखना चाहती हैं किसी ना किसी वजह से, जिसके बाद में जिसकी बुनियाद पर कोई और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करना चाहें। तो ये मामला, उस पर इमरान खान साहब का ये स्टांस, पहले वो क्वेटा में भी गए, बड़ा जबरदस्त उन्होंने जलसा किया, कोई सियासतदान नहीं जा सका, अब वो वहां पर जा रहे हैं। हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए उनके साथ। मैं कुछ काई साहब, मैं 2-3 दिन पहले हाइपर स्टार में था, कुछ वो कर रहा था शॉपिंग, तो एक नौजवानों का ग्रुप आ गया, उन्होंने कहा जी हमने आपको पहचाना है, आप प्रोग्राम करते हैं। तो बात यह है कि ये इमरान खान के खिलाफ क्यों हो रहा है सारा, और ये जो वजीरिस्तान मार्च है, हम जाएंगे यहाँ से, नौजवान जाना चाहते हैं, एक मैसेज लेके, तो उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये तो मोमेंट्स हैं हमारी कौमों की जिंदगी में जिसमें पूरा जो एक गैप है वो खत्म हो सकता है, गलत फहमियां खत्म हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है इसको ये देखें ना, ये जो 9/11 था, इसमें कोई लेस देन 3000 लोग मरे, बहुत जुल्म था, सारे वर्किंग क्लास के मोस्टली लोग थे, जो मैंने सुना है कि वो ज्यादती हुई। मगर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस बुनियाद पे जो जंगें इन्होंने आगाज की, उसमें 2.5 मिलियन 25 लाख बंदे मार दिए उन्होंने, जिनका उस गिरने से कोई लेना देना नहीं था। तो ये जंग से जंग निकालते हैं, और जंग में हमें बपा करके फिर शायद समी साहब जैसे फरमा रहे, हम पे हुकूमत करने का तरीका यही है कि ड्रोन्स के जरिए और जंगों के जरिए हमारे ऊपर ये मुसलत रखें। बल्कि मैं तो ये समझता हूं बैकलैश आ रहा है साहब, जो दूसरी सियासी जमातें हैं ना, इस खास तौर पर जो वजीरिस्तान का मामला है, जो हमारा जो इलाका इस तरह वहां पर वो शिकार है तशद्दुद का और दहशतगर्दी का, मैं समझता हूं कि जो दूसरी सियासी जमातें थी उनको भी अपने सियासी इख्तलाफात एक साइड पे रख के कहना चाहिए था कि खान साहब ये कौमी मसला, हम आपके साथ चलते हैं। पीपल्स पार्टी भी होती, मुस्लिम लीग नून भी होती, जमात इस्लामी, सारे जाते, और हुकूमत वो बजाय वहां ले जाने के वो कह रहे हैं कि हम आपको जाने दें। बड़ा सपोर्ट करते हैं इसको। बिल्कुल जी, इसको तो हर बंदा सपोर्ट करता है कि ये जो हमारे केपीके में और जो फाटा में जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, और ये उनके लिए मोहब्बत का पैगाम ये जाना चाहिए वहां पे। जी, और आलमी मीडिया भी इस पर बहुत नजर रखेगा। हाँ, यकीनन ये बिल्कुल हाईलाइट होगा, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक इशू यकीनन है, मगर खुदा के लिए कोई लॉन्ग मार्च जो है वो, मैं तो अपने थीम पे आऊँगा, कोई गरीबी के खिलाफ भी लॉन्ग मार्च करें, इसको ड्रोन को बंद कराएं। मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत की अपनी जो सर्वाइवल है, इस सारे जिस पे हम बात करते हैं, जब तक ये रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करती, उस तरफ नहीं आती,
और ये एक बहुत बड़ा फाटा के लोगों का ये बहुत बड़ा इशू है और इसको एड्रेस और बिल्कुल ये एक रियल है। इसके अलावा जो इश्यूज है इसकी तरफ अगर सियासत आएगी तो ये जो हमेशा सबसर्विएंट रहती है, ये डरती रहती है, कभी GHQ को देख के इसकी पसीने आ जाते हैं, कभी वो इसलिए है कि ये लोगों के जो रियल इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं करती और आइसोलेट हो जाती है। अब ये इशू जो है, ये जो इशू है, हुकूमत तो उस पर बात ही नहीं कर रही। हुकूमत कहती है ना जाए जी, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उधर से शेडी सा बयान आ जाता है, पता नहीं चलता ये बम मरवाने वालों में शामिल है या रुकवाने वालों में शामिल है। तो ये जो शक शुबे की फिजा है इसे खत्म करें मेरे ख्याल में। चलें, अवाम सपोर्ट करती है और मीडिया भी मेरे ख्याल में सपोर्ट ही करेगा इमरान खान के साथ। एक अच्छा मैसेज है आलमी मीडिया के लिए भी और अमेरिका के लिए खास तौर पर कि आप जो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं अवाम हमारी इसके खिलाफ है। एक कॉलर है हमारे रेहान लाहौर से। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान को लाजमी मार्च करना चाहिए, चाहे हुकूमत इजाजत दे या ना दे, क्योंकि इससे हम लोग ये दिखाना चाह सकते हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और जो हमारे कबायली भाई हैं उन पे क्या बीत रही है और ड्रोन अटैक से सारे पाकिस्तान में जौन सी खलबली मची हुई है। तो मैं इस हवाले से इसका हामी हूँ कि इमरान खान को मार्च जरूर करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवाम का रिस्पांस आप चेक करें। देखें, करना कराना तो बड़ी बात की बात है। गैरत का पहला तकाजा तो ये होता है कि कोई बंदा बात तो करे। जिस तरह इमरान खान ने कल बात की कि जनाब हम उसको गिरा भी सकते हैं और जो है ये पहली दफा किसी सियासतदान ने ऐसे प्लेटफॉर्म से बात की है। थोड़ा जोर लगाना पड़ा उन्हें इस तरफ आने, मगर आखिरकार उन्होंने ये बात एक टीवी हिम्मत दिखाई, कर दी और कोई क़यामत नहीं आ जाती। चले, मतलब ये कोई ऐसी जो हम जो जिन खौफों में मुब्तला रहते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। आज सनसनीखेज मुकाबला होगा सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज सेमीफाइनल है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसे अब तक खेले जाने वाले चारों T20 मैचेस का सेमीफाइनल खेलने का एजाज हासिल है। आज भी पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। सभी साहब, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? अच्छा, फेवरेट खिलाड़ी की तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा तो जो हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं ये साउथ अफ्रीका की मोहब्बत की वजह से पहुंचे हैं। वैसे तो हमारे शाहीन जो है थोड़े थके हुए थे। अच्छा। तो बहुत ज्यादा परवाज नहीं थी उनकी। तो मेरा ख्याल है कि मैच अगर जिस तरह इसमें ये बात हुई कर दें कि ऑस्ट्रेलिया को जितने मार्जिन से हराया उन्होंने, असल में हम उस वजह से पहुंचे। अगर हम 32 वैसे तो हम अगर ऑस्ट्रेलिया को इस मार्जिन से ना भी हराते तो हम वो यार कम मार्जिन से भी हरवाते, तो क्योंकि वो 1 रन से हारा है साउथ अफ्रीका। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को इतने बड़े मार्जिन से मारना एक बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी टीम है। पाकिस्तान टीम का कोई पता नहीं चलता, जिस दिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है उस दिन काई साहब ने बड़ी अच्छा नहीं सही बात की, बड़े मार्जिन से हराया है और बड़े नेक ख्यालात हैं काई साहब के, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे ऑफिस में बैठे हुए बात हो रही थी तो कहा कुछ दोस्तों ने कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान जरूर हराएगा और आज पाकिस्तान जीतेगा। तो हमने पूछा भी आपको कैसे पता? उन्होंने कहा भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का आगे मैचेस होंगे तो वो जो बुकी हैं और वो जो लगता है ना सारा काम, वो सारा कारोबार उस पर डिपेंड करता है। तो वो आप देखें कि इंडिया के मुकाबले में ऐसे लग रहा था जैसे बिलबिलाते बच्चों की तरह हमारी टीम ये देखिए ये बात और ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने मारा। जो है ना नहीं, थ्योरी इसलिए गलत है, यानी इस हवाले से कि इंडिया जो है उसकी आबादी है 30 करोड़। मैं 30 करोड़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो अमीर जो उनकी शुगल सोसाइटी है जो मैच देख सकती है, बाकी 70% तो बेचारों को पता नहीं क्रिकेट मैच क्या होता है। तो वो अगर ये देखे तो वहाँ जुए का अमाउंट बहुत बड़ा होना था। अब पूरे का पूरा इंडिया बाहर हो गया भाई, जब 5वीं 7वीं बड़ी या 10वीं 12वीं बड़ी मैशत जो भी है, तो ज्यादा अमाउंट तो एसोसिएटेड था जुए का। अगर जुआ होता है जैसे हमें बताया जाता है तो इंडिया से था। हमारी जुए की मार्केट तो छोटी है, हमारी जो शुगल सोसाइटी है वो 2.5-3 करोड़। एक इसमें बड़ा फैक्टर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जुआ हमेशा उन टीमों पर ज्यादा लगता है जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो जैसे कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा हो। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो एक स्टेडी परफॉर्मेंस है। वो तमाम टीम्स और वो तमाम खिलाड़ी जो एक स्टेडी परफॉर्मेंस देते हैं उन पर जुआ इतना नहीं लग सकता। लेकिन एक बंदा जो आता है 0 पे आउट हो जाता है और दूसरी इनिंग्स में वो 60 मार जाता है, आपको तो वो मैं तो समझता हूँ आप किताब लिखें एक रहनुमाए जुआ के नाम से, उसके जो असूल है, मतलब मुझे इतना ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैं कोई जुआ मुझे पसंद भी नहीं और मैं खेला भी नहीं, और आप भी यकीनन नहीं खेले होंगे। लेकिन बात यह है कि मुझे ये जो थोड़ा सा बाकी फैक्टर आया है
इस मालियात ने अंदर आके कमर्शियलिज्म ने खासा स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचा, और यही नहीं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक कॉल आना शुरू हो गई। सऊदी अरब से कॉलर है याकूब। हेलो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। याकूब अख्तर अंसारी, सऊदी अरब से बेटे बात कर रहा हूँ। जी जी, बात कीजिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमें इसमें इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। इमरान खान के प्रोग्राम के बारे में अभी बात कहना चाहूँगा। इमरान खान की ही नहीं, कोई भी शख्स अच्छा कदम उठाए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसकी हमायत करना चाहिए हम सबको, तमाम सियासी जमातों को। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। इस रवानगी से, उनके इस दौरे से, वहाँ पहुँचने से हमारी तरफ तवज्जो होगी आलमी मीडिया की। हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल पूरी आवाम सपोर्ट करिए। बहुत शुक्रिया याकूब साहब। एक और कॉलर हैं शायान रहीम यार खान से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शाहान शेख रहीम यार खान से। जी 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 बोलिए। ये काजी साहब, समी साहब से मेरे दो क्वेश्चन हैं। आप दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की। तो एक तो पाकिस्तान की जितनी तारीफ हो रही है मैच की कि वो जीतेंगे फिर हार जाएंगे, जैसे इंडिया के बारी हुआ था, जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। हाँ जी। दूसरा ये कि खान साहब ने जो है जो बंदे अपने साथ शामिल किए रहीम यार खान सादकाबाद वाली साइड से, मैंने शाम को शामी साहब से भी यही क्वेश्चन किया था, मगर मुझे आंसर नहीं मिला कि उन बंदों के ऊपर करप्शन के केस, लाल मस्जिद के केस, बैंकों के केस, नैब के केस, क्या वो इन लोगों के जरिए सुनामी ला सकते हैं, करप्शन दूर कर सकते हैं? वो तो चले कारतूस हैं, उनकी तो काउंसलर बनने की औकात नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, फिर बात करते हैं इस पर। भक्कर से अदनान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं पाकिस्तान टीम के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी जी। ये जीत इंशाल्लाह हमारी होगी, पाकिस्तान टीम की जीत होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है लाहौर से जाहिद। हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम। जी जाहिद बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी जी। हाँ जी, मुझे अभी बात कर रहे थे समी साहब, काजी साहब की जी ड्रोन अटैक्स के मुतालिक जी इमरान खान साहब ने वो बयान दिया कि जी हम उनको गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी सजेशन ये है कि हमें ड्रोन अटैक को गिराने की बजाय उन खाना खराब लोगों को गिराना चाहिए जो वहाँ पे बैठे हुए बटन दबा रहे हैं। ठीक है, क्या हम इस काबिल हो सकते हैं? हमें पहले इस काबिल होना चाहिए कि हम उन लोगों को पकड़ें जो ये लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले हमें अपने ऊपर जो है ना वो इस काबिल अपने आप को करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों से सवाल था, पहले आप जवाब दे दें। अच्छा, मैं अगर वो जो एक जो कॉलर की कायसा, अगर आपकी इजाजत हो आप शुरू करें। वो जो उन्होंने बात की ना कि ये जो करप्ट लोग हैं इनके साथ इमरान खान साहब की, अब ये एक मैंने इब्तदा में इसका जिक्र नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप ड्रोन हमलों के खिलाफ मार्च लेके जा रहे हैं वहाँ पर वजीरिस्तान में, तो खुर्शीद महमूद कसूरी जो मुशर्रफ के ज़माने में करवाते रहे, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो उनको इजाज़त देते रहे, तो ये क्या होगा? लेकिन इमरान खान साहब का ये जो कहना है ना कि जो लोग भी मेरी पार्टी में आए, मैंने इस वादे के बाद उनको पार्टी में शामिल किया कि जो माजी की पॉलिसी जो है उसको वो अबेंडन कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये जो उस कॉलर ने सवाल उठाया, इमरान खान साहब ने जिन लोगों को पार्टी में शामिल किया है, यही उनके कमजोर वो इश्यूज हैं, वो कमजोरियां हैं जिसकी वजह से उन पर तनकीद भी हो रही है, और इनका जवाब भी इमरान खान साहब भी दे सकते हैं कि उन्होंने इनको क्यों अपने साथ बुलाया। कैसा? नहीं, ये सही बात है, लेकिन अब मैं ये मुझे बताएं ना, भरे हुए कारतूस कहाँ से लाएं? उसके लिए फिर एक तहरीक चाहिए। अगर आपको याद हो 68, 69, समी साहब उस आप पॉलिटिकल एलीट को जरा ज़हन में लाएं, किधर गए थे वो दौलताने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मूवमेंट उठी थी, जब मूवमेंट एक रुके हुए पानी को आगे चलाती है। तो आज जितने लीडर हैं, एतजाज हसन साहब कहाँ थे उससे पहले, अब तक लीडर चले आ रहे हैं क्योंकि उसके बाद मूवमेंट उठी नहीं है। जहांगीर बदर वहाँ से बने, तो तहरीकें, तारीख में तहरीकें लीडर्स को क्रिएट करती हैं। आज फिर हम रुके हुए कैद में, जब तक ये ऐद रुका हुआ है हमें दरपेश रहेंगे मखदूमान और जो दीगर हमारे प्यारे लीडरान हैं, और जब तक कोई और आगे की कहानी नहीं चलती ये इसी तरह रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो दुनिया के मैं हालात देख रहा हूँ, जो मैं आज स्टोरी डिस्कस करूंगा, इफ आई एम अलाउड टू प्रोसीड। हाँ, चले ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो समी साहब और काजी साहब की जो आज की स्टोरीज हैं इन पर बात करेंगे।
बहुत खुश आमदीद। काजी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। मैं पहले वो स्टोरी IMF की कर लूँ, जो ख़ास तौर पर रिलेट करूँगा, जो हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि लीडरशिप और चले हुए कारतूस। पहले तो मैं ये बता दूं कि IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एरिक ब्लैंचर्ड ने कहा है कि 2018 तक ये रिसेशन चलेगा। अब इसका मतलब क्या है रिसेशन चलने का? आम और अमूमी अदवार में जब लोगों की ज़िंदगी बुरी भली चलती रहती है तो वो कुछ सियासत को देखते हैं, कभी वोट डाल दिया, कभी ना डाला अखबार की, और फिर एकदम उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है कि उनकी जेब खाली हो जाती है और उनके मेदों को रोटी नहीं मिलती, तो फिर उनकी सियासत जागती है। ये एक ऐसे ही अहद है। IMF ने बेसिकली ये बताया कि हम पॉलिटिकली एक वोलाटाइल अहद में एंटर हो रहे हैं। इसकी मिसाल देता हूँ, कल के दिन यस्टरडे जो गुजरा है, 2 मिलियन लोग 50 साल बाद इंडोनेशिया में बाहर निकले हैं, हड़ताल की उन्होंने आफ्टर 50 ईयर्स। तेहरान में इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहां पे अनरेस्ट है, उसकी मल्टीपल रीजन, माशी बुरहान की वजह से, क्योंकि वो डॉलर के मुकाबले में आधा गिर गया है उनका जो रियाल है। और इंडिया में इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो ग्वालियर में से एक 35-40 हज़ार का जुलूस दिल्ली की तरफ जा रहा है, जो कि दिल्ली पहुंचेगा जब इस महीने के एंड में तो वो लाखों लोगों में होगा। तो ये एक तब्दीली आ गई। तो हमारे जो दोस्त कह रहे थे कि नई लीडरशिप क्यों नहीं आती, अब नए चैलेंजेस हैं। ये जो लीडरशिप हमारे सरों पर इस वक्त मुसल्लत है, इसके वो इश्यूज ही नहीं है, वो इसके मसाइल ही नहीं है, ये वो सब। तो हम अभी आपने देखा इंडिया जो मिडिल ईस्ट की समर थी, अभी वो खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी लल आया है और फिर वापस आएगी। और अभी मैं इसके बाद बात करूंगा, बल्कि इसी में बात करते तो फिर समी साहब की तरफ चलते हैं कि परसों एक और बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। ह्यूगो चेवेज अपना इलेक्शन लड़ रहा है और पूरा वेस्ट, और उसको जो है अब उसने जो 10-12 साल वहां हुकूमत की है, मैं आज गार्जियन में फिगर देख रहा था कि उसने बहुत ज्यादा गुर्बत को नीचे किया है। PDVSA से जो ऑयल कंपनी थी उसको उसने नेशनलाइज करके पैसे वहां पे लगाए हैं। तकरीबन जो है वो 2.5 लाख मकान बना रहा है और कह रहा है कि अगर अब मैं जीता हूं तो 1.9 मिलियन मकान बना के दूंगा आपको, और सब के सब उसको हराने के लिए। अब मामला क्या है कि वहां पे वही बलूचिस्तान वाला मामला, क्या मामला कि 500 बिलियन बैरल वहां पे ऑयल है, और उसने वो ऑयल जो है उसकी दौलत को इंटरनेशनल जो वहां पे माल जो व्यापारी आते हैं उनके हवाले करने की बजाय उसने कहा कि मैं इसको बेच के अपने अवाम के लिए करूंगा, और उसने कंसिडरेबली काम किया है। तो ये अब एक तहरीक हमें आलमी सतह पे नजर आती है शाजिया, कि जिसमें वो लीडरशिप जिसके हमें इब्तिदा में जो लैटिन अमेरिका में नजर आ रहा है, राफेल क्रोया वहां पे नजर आ रहा है हमें, ह्यूगो चेवेज, ये हमें नजर आएगा इन इलाकों में भी, क्योंकि लीडर की अवाम की डिमांड्स और उनकी तकालीफ और लीडरशिप जिस किस्म की उनको लीडरशिप मुहैया करना चाहती है, ये आपस में इनका तवाज़ुन नजर नहीं आ रहा। तो ये तहरीकें अपने लीडर्स खुद ढूंढेंगी, और ये जो माजी के मज़ार हैं जो अभी तक हम पे मुसल्लत हैं, जैसे वो उन कारतूसों की बात कर रहे हैं, तारीख ही उनको धोएगी और तारीख से मुराद अवाम उनको धोएगी। ये बात तो इनकी सही है, लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं, ये जो पावर का क्राइसिस है ना, लोड शेडिंग, हालांकि कितना तेल है वेनेजुएला में और ह्यूगो चेवेज ने बड़ा काम किया, लेकिन वहां पर भी 4-5 घंटे की जो डेली लोड शेडिंग है ना, उससे छुटकारा हासिल उनको भी नहीं हो सका। इतने तेल के बावजूद लोड शेडिंग। बस हमने उनसे ये अर्ज किया था, हमारे कुछ दोस्तों ने जो उनसे मिलते भी रहते हैं, कि ये जो आपने 70-80% जो माल चोरों को दे रखा है, ये अगर आप बाकी का भी वापस ले लें तो मेरे ख्याल में आप, लेकिन मैं आपको, अगर आपने मुझे आपको ये बात कर लेने दीजिएगा, क्योंकि जो आपने कहा है मेरे पास यहाँ फिगर्स हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने 20 यूनिवर्सिटियां गरीबों के लिए बनाई जिसमें वो मुफ्त इलाज देते हैं, उन्होंने मुफ्त तालीम देते हैं, उन्होंने मुफ्त, अर्ज करता हूं, उन्होंने 50% से गुर्बत 25 पर, ये और वेस्ट के फिगर है, मैं आपको गार्जियन के फिगर दे रहा हूं, किसी को मैं ये कह रहा हूं जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जरा उसमें मुझे बात कर लेने दें कि उसमें उन्होंने इलाज और तालीम फ्री कर दी पिछले 10-12 सालों में। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और लैटिन अमेरिका में जो मुल्क एक बदतरीन मुल्क समझा जाता था उनके आने से पहले, मुझे नहीं पता परसों भले वो जीत जाएं या हार जाएं, क्योंकि वेस्ट की एजेंसीज कह रही हैं कि जी वो इलेक्शन हार रहे हैं और दीगर लोग कह रहे हैं नहीं जी वो तो आगे हैं, वट एवर हैपेंस विल सी। लेकिन बात यह है कि एक पल्पेबल चेंज वो लेके आया है, हर चंद और चेंज की जरूरत है उसमें। तो ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, मैं 12 सेंट्स लीटर जो गैलन का पेट्रोल दे रहा है, यानी 2 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहा है, वो दुनिया में और कोई नहीं दे रहा, अपने अवाम को दे रहा है। और आप क्या कर रहे हैं जनाब, रोज 5-4 रुपए 7 रुपए आगे करते हैं, 1.5 रुपए वापस ले आती है हमारी पीपल्स गवर्नमेंट जो है। नहीं, उनकी बड़ी कामयाबी है। मैं तो आपकी जो बात है उसको एंडोर्स करके, एक चीज सिर्फ जो बीच में बिल्कुल एक पावर जो उनके लिए भी मसला बनी हुई है, उस मुल्क में इतना तेल है, बड़े मसले हैं, बड़ी करने, मैं तो उनके चल पड़े हैं वो करने। अब मैं आता हूं कि ये इस पे, क्योंकि तेल की बात हो रही थी तो ओकरा के चेयरमैन खबरें ये आ रही है कि वो गवर्नर हाउस में छुपे हुए हैं।
तो और ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब हमने सारी पुलिस लगा दी है। हाँ। और अपनी गाड़ी में बाहर निकाल दें उन्हें। उन्होंने कहा जी अगर वो निकल सकते हैं ना, तो सिर्फ वो जो गवर्नर साहब की पर्दों वाली गाड़ी है उसमें निकल सकते हैं, इसके अलावा हम उन्हें निकलने नहीं देंगे। तो मतलब बड़े बापर्दा किस्म के हैं वो, माशाल्लाह। बापर्दा चोर है इसका मतलब। नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि ये बिल्कुल वही इल्जाम ना हो जो राजा रियाज साहब ने कल लगा दिया जी, डुअल नेशनैलिटी उनकी जाने। वो तो मैं आपको बताऊं, राजा रियाज साहब ने जो वो बयान लगा जो दिया ना इल्जाम, वो तो बिल्कुल गलत है। कोई उनकी डुअल नेशनैलिटी नहीं है, सबको ये पता है। शहबाज शरीफ साहब एक मुझे आप सवाल का जवाब दे, बेमानी सवालों में तो नहीं उलझा के रखना चाहते ये बिल्कुल राजा रियाज साहब बयान दे देंगे, राना सनाउल्लाह बयान दे देंगे। इस मौके पर अगर देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप तौकीर सादिक को पकड़ें, और अगर वो पंजाब में गवर्नर हाउस में छुपे हुए इसलिए कि वो जहांगीर बदर साहब के कोई रिश्तेदार हैं, पीपल्स पार्टी से उनके कोई ताल्लुकात है, ये बड़ी गलत बात है। ये बड़ी गलत ताल्लुक है उनका, आपके इल्म में है कुछ? जी जी, रिश्तेदारी है उनकी जहांगीर बदर साहब के साथ, और वो वैसे लतीफ खोसा साहब आपको मुझे बिठाएंगे छुपाएंगे गवर्नर हाउस में, कोई बड़ा कोई रिश्ता है, कोई बड़ा कहीं से कोई बात आई होगी जिसकी वजह से 22वीं तरमीम ना ले आए बदनवान लोगों के। अच्छा, अगर लियाकत अंसारी है तो उनसे लियाकत हमारे साथ लाइन पे है, हमारा राब्ता नहीं हो रहा। लियाकत अंसारी साहब ऐसी बातों पे उनसे राब्ता नहीं होता क्या? तो ये अच्छा, ये एक बड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये सही किया राना सनाउल्लाह साहब ने जो गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस लगाई है। वैसे तो वो बड़े अजीब व गरीब किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन इस मामले में मुझे वो सही लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, और ये अगर वो गवर्नर हाउस में छुपे हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लियाकत अंसारी से राब्ता हो गया। लियाकत अंसारी, बात हम कर रहे हैं ओगरा के जो साबिक, सिर्फ हमें ये बता दें आपकी क्या इत्तलात है कि क्या तौकीर सादिक साहब गवर्नर हाउस में वाकई छुपे हुए? जी समी साहब, इसमें जो पंजाब हुकूमत बजिद है, इसरार है, उसका तो यही दावा है कि उन्होंने एक हफ्ते की तकरीबन खुफिया निगरानी के बाद वो इस नतीजे पे उन्हें मुसद्दका इत्तलात मौसूल हुई हैं कि तौकीर सादिक जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर ही छुपे हुए हैं। 2 दिन से खुफिया तौर पर और रात से जो है वो बाहर पुलिस लगाकर जो है गवर्नर हाउस का घेराव किया गया है। और गवर्नर पंजाब के हवाले से राना सनाउल्लाह का ये दावा है कि अगर वो उनकी जाती गाड़ी में तौकीर सादिक गवर्नर हाउस से नहीं निकलते तो आइंदा 2 दिन के अंदर जो है गवर्नर हाउस के पास भी वो इत्तलात है को गिरफ्तार कर लिया। आप भी हमें अंसारी साहब को अंदर की खबर नहीं दे रहे हैं कि वो अंदर किसी बाथरूम में छुपे हुए हैं, किसी बेड में। अच्छा, जाते जाते ये बता दें, कोई और इल्जाम तो नहीं आ रहा कोई दीगर भी जराइम पेशा लोग खुदा ना खास्ता वहां छुपे गवर्नर हाउस में छुपे हो या कहीं और? लेकिन गवर्नर हाउस तो बुनियादी तौर पर सियासी लोगों की जगह है। अब चोरों की जगह नहीं है तो चोरों डाकों की जगह तो नहीं है। और सियासतदानों की जो पंजाब में जो सियासी चपलिश है, ये उसी का नतीजा है कि अब इल्जाम तराशी जो है इस हद तक चली गई है कि एक दूसरे के ऊपर मुलजमान की पनाह का भी इल्जाम लग रहा है। गवर्नर हाउस के तर्जमान ने भी रात कुछ ऐसा ही इल्जाम मुस्लिक नूर पर लगाया कि वो चोरों डाकों की सरपरस्ती कर रही है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम तो ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, ये तो उनके आपस में एक दूसरे के बारे में। अच्छा काई साहब, क्योंकि टाइम कम, अगर आप इजाजत दें तो एक और खबर है फोर्ट मनरो से, क्योंकि इसमें आज चीफ जस्टिस साहब की जो अखबारात में छपी हुई है जो रिमार्क्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं कि कानून की हुक्मरानी पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि कौन कौन से इसमें हमें खतरात हैं। तो एक फोर्ट मनरो से स्टोरी थी कि वहां पर कुछ खवातीन के साथ ज्यादती हुई, इल्जाम लगा, फिर वो जो बरी हो गया मुलजमान। अच्छा, तो हमारे नुमाइंदे से पूछ लें कि वो बरी फिर क्यों हो गया? गुरमानी से बात करते हैं। गुरमानी, कल भी ऐसी खबर आई थी कि उन्हें बरी कर दिया गया और शायद खवातीन के कहने पर कि ये वो लोग नहीं है जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। क्या हुआ? कुछ बताइए, हुआ क्या? शाजी, ऐसा है कि 7 और 8 जून की दरमियानी शब का वाकया है जब नहीं वाकया ना बताएं, हमें वो सब पता है। ये बताइए कि ये जो बरी कर दिया गया है ये क्यों उन्होंने शनाख्त से इनकार किया और क्या मामला है? मुतासिर लड़कियों ने अदालत के रूबरू अपना बयान कलमबंद कराया है कि जिन लोगों ने इनसे ज्यादती की थी ये वो लोग नहीं है जो मुल्जमान हाजिर थे अदालत में, ये वो नहीं है, बल्कि उन्होंने जो मुल्जमान थे अपने चेहरे ढांप रखे थे। इस बिना पर जो है अदालत ने इन 3 मुल्जमान को बरी करने। अच्छा, ये तो ऑफिशियल कार्रवाई है। प्रेशर की वजह से उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया उन खवातीन ने? जी, प्रेशर तो कोई खास उन पर नहीं था, लेकिन कुछ अंदर की जो खबरें हैं वो यही हैं कि कुछ लेन देन हुआ है दोनों फरीकैन में। मुल्जिम फरीक की तरफ से जो है कुछ रकम दी गई है जिस पर उन लड़कियों ने बयानात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं ये जो देख रहा था ना कि कानून की हुक्मरानी को खतरा कहाँ से है,
खतरा इस तरीके से है कि ये स्टेट का काम है कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसको वो प्रोसिक्यूट करे। ये आपस में जो जब एहलकार थे लेन देन करके, तो इससे क्या है कि वो जो बंदे हैं वो समझेंगे और मैसेज भी यही जाएगा कि आप कुछ भी कर लें, पैसे दे के आप मामला बाहर ही आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करके तो इसको मामला खत्म कर दें। तो ये जो है ना, ये मामला जो और भी बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी जानिब चीफ साहब ने निशानदेही की है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मामला ये है, कानून की हुक्मरानी को सबसे बड़ा खतरा इससे है कि जो पावरफुल आदमी है वो क्राइम करने के बाद अपने ताल्लुक की वजह से या अपने पैसे की वजह से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके जो बच जाता है वो नहीं होना चाहिए। और स्टेट का काम ये है कि जो किसी ने जुर्म किया भले उनके दरमियान आपस में एग्रीमेंट हो भी गया है, वो पूरा प्रोसिक्यूट करे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में महजब सोसाइटीज में ये नहीं होता कि एक आदमी अगर जुर्म करे। कसास की हद तक तो हम मानते हैं, इसके अलावा जितने जुर्म है उसमें अब खैर किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, खासतौर पर जो शरीयत को भी जानता हो, लेकिन ये हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जो जिसके खिलाफ जुर्म हो रहा है वो इतना पिसा हुआ है, वो इतना जेर नगी है, इतना मजरू है ऑलरेडी कि उसे किसी ना किसी तरीके से पैसों के जरिए ये रास्ता निकाल लें या डरा के निकाल लेते हैं। मैं आपकी बात मानता हूं कि वो याद है आपको, ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसको मुजरिम बना दिया, अपनी बीवी का कातिल बना दिया। हमारे यहाँ ये कसास दियत की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप इस बात को याद रखें कि हजरत उमर फारूक ने जो चोरी थी ना, चोर की जो सजा थी हाथ काटने, उसको साकित कर दिया था, क्योंकि मुआशरे में उस वक्त के हालात ऐसे थे। तो उलमा के मशवरे के बाद मैं समझता हूँ ये गुंजाइश मौजूद है। हमें अगर रूल ऑफ लॉ कायम करना है सोसाइटी में तो ये बंदोबस्त करना पड़ेगा कि जो बासर लोग हैं वो दौलत की बुनियाद पर प्रेशर करके या लालच देकर किसी को कानून को खरीद ना सके। इसके बगैर तो अगर किसी को सजा नहीं होगी तो कौन रुकेगा? अमीर आदमी जुर्म करता है ज्यादातर और वो करता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। तो ये मैं एक और फिर मुजफ्फरगढ़ से जो मुझे बताइए, वो मेहनत कश हैं बेचारे, 7-8 माह से वो लापता थे। अब उनके बारे में ये उनके घरों वालों को इतला आई है कि जी 4 करोड़ रुपए दें, आप तावान नहीं देंगे तो उनकी बॉडीज भेज देंगे। अगर नुमाइंदा हमारा है मुजफ्फरगढ़ का, अगर टाइम है तो। मनान है हमारे साथ, मनान से राब्ता नहीं हो रहा। तो वो अब ये अब ये मामलात हैं कि एक तरफ तो खबरें आती हैं तो जनाब बड़े बड़े लोग पैसे इकट्ठे करके सोमालिया में जो जहाज के बंदे हमारे पकड़े उनको ले आते हैं। सारा अब ये देखें ना, ये गरीब बात तो ये है कि जो पैसे इकट्ठे करके दे रहे हैं आप, जो बड़ा आप दान कर रहे हैं, ये इकट्ठे किधर से किए थे आपने? कौन सी जो रूल्स ऑफ द गेम जो हैं उनको आपने करके ये सारी वारदात और माल बनाया था? वो नहीं है। आ जाते हैं, अरबों इकट्ठे कर लेते हैं, फिर 2-4 करोड़ के दे देते हैं। ये सारा इसी वजह से है समी साहब। ये नजायज गरीब आदमी का कोई वाली वारिस नहीं है यहाँ पे। मुझे तो ये समझ आई, अमीर आदमी जो है वो कत्ल भी करे, अगवा भी करे, वो पैसे की बुनियाद पर अदालत के अंदर अदालत के बाहर सब इंसाफ ले सकता है। सिर्फ जो जिल्लत है इस वक्त वो गरीब आदमी के हिस्से में। अगर तो आदमी जायज तरीके से पैसे वैसे बना रहा है तो ठीक। जब आपने पहला जुर्म ही नजायज पैसे इकट्ठे करने का किया और फिर आप मजीद करते चले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, समी साहब आपका। जाते जाते पाकिस्तानी टीम के लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी जो टीम है वो आज जीत पाकिस्तानी टीम का मुकद्दर बने। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इजाजत दीजिए, फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। अल्लाह हाफिज।